CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 9वां पाठ एक माँ की बेबसी, पृष्ठ संख्या 68 से 72 तक। पृष्ठ 68। एक माँ की बेबसी। कवि कुंवर नारायण। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी, सबके साथ यह होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है तो भी कविता कामयाब है। पृष्ठ 69। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वो रहता, पास बैठी उसकी मां निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। पृष्ठ 70। कविता से। एक, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तरह तरह की भावनाएं। 1, ये भावनाएं कब या कहां महसूस होती हैं? छटपटाहट। 1, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। 2, इच्छा,
किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। 3. संदेश। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? ख. घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे क. अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हों या अकेले हों। ख. समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। ग. यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। 2. जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? पृष्ठ 71। 3. थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। 1. रतन क्या सोचकर घबराता होगा? 2. अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। कारण भी पता करो। तालिका बनाओ। दोस्त या सहेली का नाम। रिक्त स्थान। यहाँ पर दोस्त या सहेली का नाम लिखना है। किस बात से घबराता है? रिक्त स्थान। यहाँ बताना है। घबराने का कारण। भाषा के रंग। 1. कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। खिलौना। गाड़ी। टूटने का कारण। पहिया निकल जाने पर। नतीजा। चल नहीं पाती। खिलौना। गुड़िया। टूटने का कारण। सीटी निकल जाने पर। नतीजा। रिक्त स्थान। खिलौना। गेंद। टूटने का कारण। रिक्त स्थान। नतीजा। रिक्त स्थान। खिलौना। जोकर। टूटने का कारण। चाबी निकल जाने पर। नतीजा। रिक्त स्थान। 2. बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहां बे का अर्थ बिना है। आगे आने वाले कुछ शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। रिक्त स्थान। इस सूची में और शब्द जोड़ो। देखने के तरीके। 1. इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। 2. मां की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। यहाँ ऐसी ही कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? सहमी नजरें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उनींदी आंखें, डरावनी आंखें। पृष्ठ संख्या 72। 3. यहां आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? 1. आंख दिखाना। 2. नजरें फेर लेना। 3. नजर चुराना। 4. आंख पर पर्दा पड़ना। और 5. आंख का तारा। मां। याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। 1. रतन की मां की आंखों में किस तरह की बेबसी छलकती होगी?
2. अपनी माँ के बारे में सोचते हुए यहाँ लिखे वाक्यों को पूरा करो। क. मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब रिक्त स्थान। ख. माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि रिक्त स्थान। ग. मेरी माँ चाहती हैं कि मैं रिक्त स्थान। घ. माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब। ज्ञ. मैं चाहती या चाहता हूं कि मेरी माँ रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का नवा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में अध्यापकों के लिए दिया गया ये पाठ मज़ा खटोला, पृष्ठ संख्या 73 से 76 तक। पृष्ठ 73 और 74 में हंसते खेलते जीव जंतुओं के चित्र हैं। पृष्ठ 75 मज़ा खटोला। किताब का यह भाग हास्य और हंसी की रचनाओं का है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या है कि उसे सुनने या पढ़ने से हमें हंसी आ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। अध्यापक: मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने के लिए कहा था, पर तुम्हारा कागज तो कोरा पड़ा है। दिनेश: सर, मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब तक चित्र पूरा होता गाय घास खाकर अपने घर चली गई। इस चुटकुले में 3 ऐसी चीजें साफ साफ देखी जा सकती हैं जो लगभग हर एक हास्य रचना में होती हैं। पहली, स्थिति का दबाव या लाचारी। दूसरी, लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना या सूझ। तीसरी, शुरू की स्थिति का उलट जाना। चुटकुले की शुरुआत में दिनेश पर यह दबाव है कि वह अपना चित्र दिखाए। चित्र उसने बनाया ही नहीं है, दिखाएगा क्या? मगर अपनी कल्पना से वो एक ऐसा उत्तर देता है जिसमें कमी ढूंढना मुश्किल है। उसके उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। जो चीज हमें हंसने के लिए मजबूर करती है, वो यही कल्पनाशीलता या सूझबूझ है जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। इस तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। हमें हंसाकर वो रोजाना की वास्तविक दुनिया या जिंदगी के दबावों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाती है। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वे केवल हंसाती हैं। पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम ये समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती है। बताई गई 3 विशेषताओं को इस खंड में शामिल रचनाओं में ढूंढा जा सकता है। चावल की रोटियां शीर्षक नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती चली जाती है। चावल की रोटियां अकेले बैठकर खाने की उसकी इच्छा अंत तक पूरी नहीं होती। पृष्ठ 76। दूसरी तरफ एक दिन की बादशाहत में रोजाना रहने वाली स्थिति
उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है। उल्टी हुई स्थिति का मजा हम गुरु और चेला में भी देख सकते हैं। यह एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है जहां हर चीज एक समान कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में बुरी तरह फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। इस कविता की भाषा पर ध्यान दें तो हम शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में छिपी हंसी को पहचान सकते हैं। स्वामी की दादी शीर्षक कहानी में स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्न सुनकर उसकी दादी मन ही मन खुश होती है। शायद दो बातें इस कहानी को मजेदार बनाती हैं। एक, दादी स्वामी के सवालों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है। दूसरे, दादी पोता दोनों में अपनी अपनी बात कहने का उतावलापन और होड़ होती है। पहेली बुझाने वाली कहानियां भी एक अलग तरह का आनंद देती हैं। अकबर बीरबल के किस्से इसीलिए लोकप्रिय हैं कि उनमें अकबर के कठिन प्रश्नों का जवाब बीरबल बड़ी चतुराई से देते हैं। गोनू झा के किस्से भी इसी प्रकार के हैं। मजा देने वाली रचनाओं को हम एक और कोण से देख सकते हैं। हाजिर जवाबी, व्यंग्य और हंसाने वाली परिस्थितियां, घटनाक्रम तथा अतिशयोक्ति। यदि हम मजाक खटोला की रचनाओं को इस दृष्टि से देखें तो गुरु और चेला तथा गोनू झा का किस्सा बिना जड़ का पेड़, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के नमूने हैं। चावल की रोटियां और एक दिन की बादशाहत में हास्य के तत्व परिस्थितियों और घटनाक्रम से पैदा होते हैं। स्वामी की दादी हमें हंसाती नहीं है, पर दादी पोते के बीच मजेदार संवाद पढ़कर हम मुस्कुराते जरूर हैं। ढब्बू जी के पहले कार्टून में अतिशयोक्ति से हास्य पैदा होता है, तो दूसरा कार्टून व्यंग्य का उदाहरण है। बच्चों में स्वस्थ और बुद्धिमत्तापूर्ण हास्य बोध पैदा करने के लिए हाजिर जवाबी और सूझबूझ की लोक कथाएं, कार्टून और हास्य व्यंग्य की रचनाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 में अध्यापकों के लिए दिया गया ये पाठ मजा खटोला यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।